Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor, Computer Science, MLB Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग DDL कमांड्स एंड एसक्यूएल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग MySQL टेबल टाइप्स एंड स्टोरेज इंजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स हैं व्हाट इज स्टोरेज इंजन, टेबल टाइप्स और स्टोरेज इंजन फॉर MySQL, हाउ टू नो द स्पॉटेड storage engine by MySQL or any other database, choosing the right storage engine। यानी कि स्टोरेज इंजन क्या होता है, MySQL कौन से डिफरेंट टेबल टाइप्स को सपोर्ट करता है, टेबल टाइप्स का अगर हमें पता करना हो किसी भी डेटाबेस सिस्टम के लिए तो हम कैसे कर सकते हैं, और हमें अगर किसी भी स्टोरेज इंजन या फिर टेबल टाइप को चूज करना हो तो हम कैसे उसको सेलेक्ट करेंगे, क्या क्या बातें हैं जो उसको सेलेक्ट करते वक्त हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये सब आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए टेबल टाइप और स्टोरेज इंजन। तो टेबल टाइप और स्टोरेज इंजन दोनों एक ही टर्म है और इंटरचेंजेबली दोनों टर्म्स को यूज करते हैं। तो टेबल टाइप या फिर स्टोरेज इंजन एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है जो कि आपका कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट, रीड एंड अपडेट, जो भी अपडेट डेटा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी डेटाबेस में, उसके लिए यूज करता है। यानी कि स्टोरेज इंजन या फिर टेबल टाइप एक ऐसा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है जो कि कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट, रीड, अपडेट ऑपरेशंस डेटाबेस पे परफॉर्म करने के लिए यूज करता है। तो जो स्टोरेज इंजन या फिर टेबल टाइप्स है उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ट्रांजैक्शन सेफ टेबल्स TST और दूसरा है नॉन ट्रांजैक्शन सेफ टेबल्स NTST। तो जो TST बेसिकली ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है और NTST ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट नहीं करता। तो जो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है TST, जो ट्रांजैक्शन सेफ टेबल्स जिसको हम कहते हैं वो NTST की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सेफ है। तो अगर आपका SQL तो MySQL अगर क्रैश भी हो जाता है या फिर हार्डवेयर प्रॉब्लम भी हो जाती है तो उस केस में भी हम अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो आपका ऑटोमेटिक रिकवरी से हो या फिर आपका बैकअप से हो या और जो ट्रांजैक्शन लॉग से हो, हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो जो आपका ट्रांजैक्शन सेफ टेबल्स है, टेबल टाइप है, वो उसका एग्जांपल है InnoDB एंड BDB यानी कि बर्कले DB। तो दूसरी तरफ जो आपके नॉन ट्रांजैक्शन सेफ टेबल्स है NTST, वो TST के कंपैरिजन में सेफ तो नहीं है लेकिन वो उसके कंपैरिजन में फास्टर हैं और जो आपके लेस डिस्क स्पेस को यूज करते हैं और उसके अंदर कोई भी आपका ट्रांजैक्शन ओवरहेड नहीं होता किसी भी टाइप का, और लेस मेमोरी को कंज्यूम करते हैं, लेस मेमोरी को यूज करते हैं जब अपडेट को परफॉर्म करते हैं। तो इस टाइप की जो आपके NTST जो भी स्टोरेज इंजन है या फिर टेबल टाइप है उसके एग्जांपल है मेमोरी जिसका नाम हीप था, फिर ISAM, मर्ज एंड MyISAM जो कि के NTST टेबल टाइप्स हैं। तो जब भी हम TST और ट्रांजैक्शन सेफ टेबल्स को यूज करते हैं और एक अपडेट कोई भी अपडेट परफॉर्म करते हैं और अपडेट फेल हो जाता है तो उस केस के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं वो रिस्टोर्ड हो जाते हैं, जबकि NTST टेबल टाइप्स के अंदर जो भी चेंजेस ट्रांजैक्शन फेल होने के केस में परफॉर्म होंगे वो परमानेंट रहेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो अगर ट्रांजैक्शन फेल होने के केस में चेंजेस जो पार्शियली चेंजेस अगर परमानेंट हो जाएंगे तो आपके डेटाबेस की जो स्टेट है वो इनकंसिस्टेंट हो सकती है। तो जब भी हम ट्रांजैक्शंस की बात करें तो उस केस में हमारा जो TST ट्रांजैक्शन सेफ टेबल्स को यूज करना ज़्यादा बेटर रहता है। हम किसी एक स्टेटमेंट के अंदर TST और NTST दोनों टेबल्स को कंबाइन भी कर सकते हैं और दोनों की जो भी बेस्ट थिंग्स हैं उनको हम अपने डेटाबेस के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये थे आपके
स्टोरेज इंजन, जिसको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो माई एसक्यूएल कौन से टेबल टाइप्स हैं फिर स्टोरेज इंजन को सपोर्ट करता है। तो ये माई एसक्यूएल, इनोडीबी, माई आईएसएम, मेमोरी या फिर हीप, सीएसवी, मर्ज, आर्काइव, फेडरेटेड और ब्लैक होल, इन सब जो टेबल टाइप्स है इनको सपोर्ट करता है। तो जो माई एसक्यूएल का जो 5.5 या फिर उसके जो बाद के वर्जन्स हैं उनके लिए डिफॉल्ट स्टोरेज इंजन इनोडीबी है, जबकि 5.5 से अर्लियर जो भी वर्जन्स हैं उनके लिए जो डिफॉल्ट स्टोरेज इंजन था वो माई आईएसएम था। तो जो राइट स्टोरेज इंजन को चूज करना एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, जो कि जो भी आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब हम स्टोरेज इंजन को चूज करें तो हमें कुछ बात जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, किस टाइप की एप्लीकेशन हम के लिए हम जो डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मैटर करती हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन अब हम जो जितने भी जो टेबल टाइप्स या फिर स्टोरेज इंजन है उनके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब बात करते हैं इनोडीबी। तो इनोडीबी जो है मोस्ट कॉमनली और मोस्ट वाइडली यूज स्टोरेज इंजन है, जो कि ट्रांजेक्शन्स को सपोर्ट करता है। और ये आपका एसिड कंप्लाइंट स्टोरेज इंजन है। एसिड बेसिकली ए स्टैंड्स फॉर एटोमिसिटी, सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, आई स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन एंड डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो ये जो भी ट्रांजेक्शन्स हम डेटाबेस के अंदर परफॉर्म करते हैं उसके लिए ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज ट्रांजेक्शन की होनी चाहिए। एटोमिसिटी यानी कि कोई भी ऑपरेशन अगर हम डेटाबेस के अंदर परफॉर्म करें या तो वो कंप्लीट हो या फिर ऑपरेशन परफॉर्म ही ना हो। कंसिस्टेंसी का मीनिंग है कि अगर एक ट्रांजेक्शन का कंप्लीट एग्जीक्यूशन डेटाबेस को एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरी कंसिस्टेंट स्टेट में लेके जाए, तो कंसिस्टेंट स्टेट का मीनिंग है जहाँ पे डेटाबेस पे अप्लाई होने वाले जो जितने भी कंस्टेंट्स हैं वो सारे के सारे सेटिस्फाइड हों। तीसरा है आइसोलेशन। अगर हम पैरेलल एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन की बात करें तो अगर किसी भी डेटाबेस पे पैरेलल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन हो रहे हैं तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो या फिर एक दूसरे से आइसोलेटेड हो, एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करें। और जो लास्ट है चौथा ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब है अगर ट्रांजेक्शन डेटाबेस में कोई भी चेंज परफॉर्म करता है तो वो चेंज परमानेंट होना चाहिए, वो चेंज ड्यूरेबल होना चाहिए। तो जो इनोडीबी है वो एसिड कंप्लाइंट स्टोरेज इंजन है। इनोडीबी से इवन हम रो लेवल की लॉकिंग भी कर सकते हैं, तो रो लेवल की लॉकिंग को सपोर्ट करता है। क्रैश रिकवरी, जो मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल है, इन सब को भी इनोडीबी सपोर्ट करता है। तो इससे हम जो आपके जो पैरेलल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत ही एफिशिएंट वे में कर सकते हैं और किसी भी टाइप के हार्डवेयर फेलियर या फिर क्रैश के केस में हम डेटा को भी रिकवर कर सकते हैं। तो जो आपका इनोडीबी है वो केवल एकमात्र ऐसा स्टोरेज इंजन है जो कि फॉरेन की के थ्रू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट को भी सपोर्ट करता है। तो इनोडीबी अपने आप में या कह सकते हैं कि यह अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरेज इंजन है जो कि ऑलमोस्ट किसी भी एप्लीकेशन की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। अब बात करते हैं माई आईएएसएम की। तो माई आईएसएम जो है वो आपका किस माई एसक्यूएल के लिए ओरिजिनल स्टोरेज इंजन था, यानी कि सबसे पहले इसी स्टोरेज इंजन को माई एसक्यूएल ने यूज़ किया था। ये एक फास्टेस्ट स्टोरेज इंजन है, ट्रांजेक्शन्स को सपोर्ट नहीं करता और जो इसके अंदर हम सिर्फ टेबल लेवल की लॉकिंग परफॉर्म कर सकते हैं, रो लेवल की लॉकिंग को ये सपोर्ट नहीं करता। और जो वेब और डेटा वेयर हाउसिंग टाइप की जितनी जो एप्लीकेशंस है उनमें माई आईएएसएम को हम यूज कर सकते हैं, उनके लिए ये बेस्ट सूटेबल है। अब बात करते हैं मेमोरी या फिर हीप। तो जो मेमोरी स्टोरेज इंजन है वो टेबल्स, तो मेमोरी के अंदर टेबल्स को क्रिएट करता है। तो जो कि मेमोरी यानी कि रैम, अगर ये रैम के अंदर टेबल को क्रिएट करता है तो इसका मतलब ये अपने आप में एक फास्टेस्ट स्टोरेज इंजन है। ये आपके टेबल लेवल की लॉकिंग को प्रोवाइड करता है, ट्रांजैक्शन को मेमोरी
स्टोरेज इंजन सपोर्ट नहीं करता। और मेमोरी स्टोरेज इंजन जो टेम्परेरी टेबल्स को क्रिएट करने के लिए या फिर फास्ट लुकअप के लिए, क्विक लुकअप के लिए बेस्ट सूटेबल है। और जब भी हम डेटाबेस को रीस्टार्ट करेंगे तो आपका डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि जो मेमोरी स्टोरेज इंजन है वो जो डेटाबेस क्रिएट करेगा, टेबल्स को क्रिएट करेगा, वो मेमोरी के अंदर करेगा, न कि परमानेंट जो आपका हार्ड डिस्क पे। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब भी डेटाबेस को हम रीस्टार्ट करेंगे ये डेटा अपना डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में है CSV। तो CSV जो है, CSV का फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल फॉर्मेट के अंदर ये डेटा को स्टोर करता है। और जो अगर हमें नॉन SQL एप्लीकेशंस में डेटाबेस को माइग्रेट करना हो, नॉन SQL एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए एक्सेल हो सकता है। तो एक्सेल के अंदर एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर हमें अगर डेटा को माइग्रेट करना हो या फिर एक्सेल से डेटा को इंपोर्ट करना हो तो उस केस में हम CSV स्टोरेज इंजन को यूज कर सकते हैं। तो CSV स्टोरेज इंजन जो है वो नल डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता और किसी भी रीड ऑपरेशन के लिए इसमें पूरे की पूरी टेबल को स्कैन करना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं मर्ज। तो मर्ज जो है वो आपके MyISM टेबल के ऊपर ऑपरेट करता है। और जो मर्ज टेबल टाइप, मर्ज स्टोरेज इंजन के थ्रू हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं। और ये जो आपके सीरीज ऑफ आइडेंटिकल MyISM टेबल्स, यानी कि बहुत सारी जो आपके MyISM की जो सिमिलर टेबल्स हैं, आइडेंटिकल टेबल्स हैं, उनको लॉजिकली ग्रुप करके उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरह से रेफर करता है। तो जो मर्ज टेबल टाइप या मर्ज स्टोरेज इंजन है वो डेटा वेयर हाउसिंग एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट सूटेबल है। उसके बाद आर्काइव। जो आर्काइव स्टोरेज इंजन ये आपके हाई स्पीड इंसर्टिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। हाई स्पीड इंसर्टिंग का मतलब यहाँ पे है कि बहुत ही स्पीड के साथ जो भी डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही डेटा को इंसर्ट करेंगे ये डेटा को कंप्रेस करता है, तो ये ट्रांजैक्शन को सपोर्ट नहीं करता। और आर्काइव डेटा टाइप बेसिकली ऐसे डेटाबेस जिनको हम कभी कभी यूज करते हैं या फिर हिस्टोरिकल डेटाबेसेस या फिर जो भी बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस में से हमें डेटा को रिट्रीव करना हो, डेटा को एक्सेस करना हो, तो वहाँ उस सिचुएशन के लिए बेस्ट सूटेबल है। उसके बाद में ब्लैक होल। जो ब्लैक होल स्टोरेज इंजन है वो बेसिकली डेटा को स्टोर नहीं करता है। तो जब भी हम डेटा को एक्सेप्ट तो करता है लेकिन उसको स्टोर नहीं करता है। और जब भी हम उस पर रिट्रीवल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एक एम्प्टी सेट को रिटर्न करेगा। तो जो फंक्शनैलिटी इस फंक्शनैलिटी को हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिजाइन के अंदर यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपका डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होता है लेकिन लोकली स्टोर नहीं होता। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एनवायरनमेंट में डेटा एक रिमोट लोकेशन पे स्टोर होता है और जो सिर्फ उसकी एक लॉजिकल कॉपी लोकल रैम के अंदर, लोकल मेमोरी के अंदर अवेलेबल होती है। और तो वो जो उस टाइप के एनवायरनमेंट के अंदर आपका ब्लैक होल स्टोरेज इंजन बहुत ही सूटेबल है और इसको हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद में फेडरेटेड। जो आपका फेडरेटेड स्टोरेज इंजन है वो MySQL सर्वर को जो आपके बहुत सारे फिजिकल सर्वर से जो है लॉजिकल सर्वर को सेपरेट करता है और हम जो बहुत सारे फिजिकल सर्वर से एक लॉजिकल सर्वर बना सकते हैं। तो जो बेसिकली फेडरेटेड स्टोरेज इंजन भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एनवायरनमेंट में बहुत ही यूजफुल है, उसके लिए सूटेबल है। क्योंकि उस केस में हम जो भी लोकल सर्वर जो भी आपका क्वेरीज एग्जीक्यूट करेंगे वो आपके लोकल सर्वर पे
ऑटोमेटिकली जो भी क्वेरी होगी वो रिमोट, जो आपका रिमोट या फिर फेडरेटेड टेबल है उस पर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जो लोकल सर्वर पे जो भी क्वेरी आएगी वो ऑटोमेटिकली आपके फेडरेटेड या फिर रिमोट टेबल के पास चली जाएगी और वहाँ पे वो आप एग्जीक्यूट होगी। तो इसके अंदर जो भी आपका डेटा होता है वो लोकल टेबल्स के अंदर स्टोर नहीं होता। अगेन जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि फेडरेटेड जो स्टोरेज इंजन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा एनवायरनमेंट, डेटाबेस एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल है। तो ये सब थे आपके स्टोरेज इंजन। अब बात करते हैं कि अगर हमें हमारी जो एप्लीकेशन जो भी MySQL डेटाबेस सिस्टम यूज कर रहे हैं या फिर SQL सर्वर यूज कर रहे हैं, तो अगर हमें पता करना हो कि सपोर्टेड स्टोरेज इंजन कौन से हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड अवेलेबल है शो इंजन्स। तो जैसे ही हम शो इंजन कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो जितने भी जो भी सपोर्टेड स्टोरेज इंजन हैं वो हमारे सामने डिस्प्ले होंगे। तो अगर MySQL पे यहाँ पे मैं अगर शो इंजन कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास फर्स्ट इंजन जो निकल के आया दैट इज InnoDB, यानी कि InnoDB को सपोर्ट कर रहा है और जो भी वर्जन इंस्टॉल्ड है सिस्टम पे वो InnoDB को सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा ये CSV को सपोर्ट कर रहा है। तो जो इसमें सब जो आपका सपोर्ट डिफॉल्ट यानी कि डिफॉल्ट जो है वो InnoDB है, और ये जो आपके ट्रांजेक्शन को, रो लेवल लॉकिंग को और फॉरेन कीज को, इन सब को सपोर्ट करता है। फिर ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है, सेव पॉइंट्स को सपोर्ट करता है। जबकि CSV जो स्टोरेज इंजन है वो आपका इसको सपोर्ट करता है, और जो CSV स्टोरेज ट्रांजेक्शन को सपोर्ट नहीं करता, सेव पॉइंट्स को ये सपोर्ट नहीं करता। तो इस टाइप से हम स्टोरेज इंजन के बारे में पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे हम एक राइट या फिर एक सही स्टोरेज इंजन को चूज करें। तो कोई भी स्टोरेज इंजन अपने आप में आइडियल नहीं है जो कि सारे के सारे सर्कमस्टेंसेस, सारी के सारी सिचुएशन के अंदर आपका वर्क कर सके। तो कुछ स्टोरेज इंजन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में बेटर परफॉर्म करते हैं और बाकी दूसरी कंडीशंस में उनका जो परफॉर्मेंस है वो खराब होता है। तो चूज जो भी स्टोरेज इंजन हमें चूज करना उसके लिए हम इन सब के बीच में एक बैलेंस को चूज करें। अगर हम चाहते हैं कि हम सिक्योर स्टोरेज इंजन चूज करें या फिर सिक्योर सॉल्यूशन यहाँ पे यूज करें, तो सिक्योर अगर सॉल्यूशन या यूज करेंगे तो वो ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगा। ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगा तो आपका स्लो हो सकता है, ज़्यादा CPU टाइम या फिर ज़्यादा डिस्क स्पेस वो कंज्यूम कर सकता है। तो हमें एक इन सब के बीच में ये चेक करना होगा कि ऐसा स्टोरेज इंजन यूज करें जो इन सब के बीच में बैलेंस करे। तो अब बात आती है कि अगर हम पेमेंट सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम की बात करें, बैंकिंग ट्रांजैक्शन अगर हम एप्लीकेशन के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में हमें जो मोस्ट सिक्योर सॉल्यूशन या फिर मोस्ट सिक्योर जो स्टोरेज इंजन है उसे चूज करना होगा। क्योंकि हम जो भी इस टाइप के जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपका सेंसिटिव डेटा है उसको हम लूज नहीं कर सकते। तो इस केस के अंदर InnoDB जो बेस्ट चॉइस होगा। और अगर हम टेक्स्ट सर्च परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए MyISAM और InnoDB कोई किसी भी टाइप का स्टोरेज इंजन सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो और दूसरी चीज, अगर हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट को यूज कर रहे हैं, फॉरेन की को यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में जो ऑप्शन बचता है वो InnoDB। क्योंकि जितने भी स्टोरेज इंजन्स हमने अभी स्टडी किए हैं, जितने भी टेबल टाइप्स हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं, उनमें से केवल और केवल InnoDB ही ऐसा स्टोरेज इंजन और टेबल टाइप है जो फॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करता है। तो इस जब भी हमें टेबल टाइप या स्टोरेज इंजन चूज करना हो तो इन सब पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया स्टोरेज इंजन क्या होता है, ट्रांजैक्शन सेफ टेबल टाइप, नॉन ट्रांजैक्शन सेफ टेबल्स क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, SQL कौन से स्टोरेज इंजन या फिर टेबल टाइप्स को सपोर्ट करता है, उनके फीचर्स क्या क्या है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमने जो SQL का वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है वो कौन से स्टोरेज इंजन को सपोर्ट करता है, और कैसे हम एक करेक्ट या फिर राइट स्टोरेज इंजन को चूज
कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे DML कमांड्स इन MySQL। थैंक यू।